द कश्मीर फाइल फिल्म से कश्मीरी विस्थापितों का दर्द आया सामने, जो कि सब आज दर्शाई गई है और हकीकत किसको पसंद नहीं है। आज सिर्फ हमने महसूस की, वो उनके प्रेजेंस में हमने की, और ये वास्तविकता है और ये एक हिस्ट्री है, ये एक पिक्चर नहीं है। दिस इज नॉट ए मूवी एट ऑल, दिस इज द सागा ऑफ हार्डशिप, दिस इज द सागा ऑफ सफरिंग, दिस इज द सागा ऑफ मिसफॉर्चून टू व्हाट हैज हैपेंड टू ए कश्मीरी पंडित। बीजेपी ने कहा, फिल्म ने दिखाई दर्दनाक तस्वीर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। बीजेपी ने फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की। जम्मू कश्मीर से जिस प्रकार पलायन हुआ, उस दर्दनाक मंजर को जिस फिल्म ने फिल्मांकन किया है, उसको बहुत से राज्यों ने, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों ने टैक्स फ्री किया है। मेरी सरकार से मांग है, राजस्थान की सरकार से मांग है कि राजस्थान के अंदर भी बड़ी संख्या में उस समय पलायन किए हुए आज भी कश्मीरी पंडित रह रहे हैं। इस व्यथा को देखने के लिए राजस्थान की सरकार भी द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करे। कांग्रेस ने कहा, पलायन के लिए बीजेपी समर्थित वीपी सिंह सरकार जिम्मेदार। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन की वजह भारतीय जनता पार्टी समर्थित केंद्र सरकार द्वारा उन्हें आतंकवाद के विरुद्ध भरोसा दिलाने में नाकामी रहा। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी समर्थित जनता दल की केंद्र में सरकार थी और भाजपा नेता जगमोहन वहाँ के राज्यपाल थे, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। जब ये भरोसा दिलाने में असफल रहे कि सरकार उनकी रक्षा करती है, तो केंद्र सरकार की नाकामी के कारण वहाँ से कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया था। राजस्थान में पशुपेश में सरकार, कांग्रेस विधायक ने की फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग। मेरी मांग है कि राज्य सरकार को तुरंत टैक्स फ्री करना चाहिए, ताकि आम लोग राम ब्राह्मण का दर्द देखें, उससे हौसला बढ़ेगा। तो आप कोई पत्र लिखेंगे या? मैं मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा। मैं इस मामले लेके काफी दुखी हूँ। टैक्स फ्री होना चाहिए, टैक्स फ्री होना चाहिए। द कश्मीर फाइल्स को लेकर बीजेपी उत्साहित, उलझन में कांग्रेस। धर्म बदलो, भागो या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, कश्मीरी पंडितों के दर्द पर आखिर बट क्यों रहे दिल? किसी का दर्द, किसी की दवा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर भी हलचल मचा दी रखी है, आम आदमी के जहनो दिल में भी और सियासत में भी। फिल्म में कश्मीर में 3 दशक पहले हुए कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को चित्रित किया गया है। आम राय है कि राजनीतिक रूप से फिल्म भाजपा को सुहाती है, कांग्रेस को असहज करती है, जिसके कारणों में जाना रॉकेट साइंस को समझने जैसा मुश्किल नहीं है। भाजपा को कमोबेश एलानिया तौर पर अल्पसंख्यक वोटों की न आवश्यकता है न चिंता। कांग्रेस को चूंकि राजनीति अपने धर्मनिरपेक्ष चेहरे के साथ करनी है, सो उसके सामने भावनात्मक संतुलन बनाए रखना स्वाभाविक रूप से चुनौती रहता ही है। इस दौर में इस चुनौती की गहराई सबसे ज़्यादा है, ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो भाजपा ने कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग करके इस फिल्म को सिल्वर स्क्रीन के पर्दे से राजनीति के पर्दे पर भी खींच लिया है। और अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग के पीछे क्या सियासत है? क्या भाजपा कांग्रेस को फ्लैशबैक में घेरने की कोशिश कर रही है? और बड़े पर्दे की फिल्म सियासत के पर्दे पर क्या गुल खिलाएगी? भाजपा प्रवक्ता राखी राठौड़ हैं हमारे साथ। हाय के बिंद्रा साहब हैं, आप कश्मीरी पंडितों की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस बहस में। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और महेश शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आपके 30 सेकंड में मैं ओपनिंग रिमार्क्स लेकर बहस की शुरुआत करूंगा। बिंद्रा साहब सबसे पहले आप। हमें वो रात 19 जनवरी की वो रात याद आती है जिस दिन की मस्जिदों पर ये घोषणा की गई थी कि ऐ पंडितों बाहर जाओ, लेडीज को यहीं पर ही छोड़ दो और हमारे हवाले कर दो और हम खुद यहां से बाहर जाओ। इसके परिप्रेक्ष्य में 3 शब्द प्रचलित हैं, रलियो, गलियो या चलियो, जिसका मतलब है या मिलो या भागो
या एसिमिलेट हो जाओ। हम्म, 4 साल तक 32 साल हो गए हमारे निवासन को, जी मगर किसी ने भी दर्द नहीं समझा, कोई भी समझ नहीं पाया। इवन मीडिया भी चुप करके बैठा। कुछ फिल्में आई थी मगर हमारा दर्शन नहीं वो कर पाए, दर्पण नहीं वो कर पाए। मैं आग्रह करता हूं, जी पहले मैं विवेक अग्निहोत्री जी को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं कि जिसने हमारी कंडीशंस को पर्दे पर लाया, जी। एक सच्ची दर्शन को ये रियलाइज करते हुए ठीक है। कि उनकी अपनी जान भी लाइफ इज इवन इन डेंजर, ठीक बात। उन्होंने उसकी परवाह न करते हुए हाँ। हमारे लिए वो भगवान है। ठीक ही इज ए गॉड फॉर मी। ठीक है बिंद्रा साहब, Because बोलिए। राकेश राठौड़ मैडम बोलिए। देखिए जेपी शर्मा जी, इतिहास जो है वो हमारा आईना होता है, आईना हमें संभालता है, संभालता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कांग्रेस को हमेशा से इतिहास से डर लगता है, क्योंकि एक आईना है जो कि दिखाता है कि पूर्व में जो उन्होंने गलतियां की उसका क्या नतीजा रहा। हाँ। अब जब हमारे सामने ये चीजें आई हैं, और देखिए सबसे बड़ी बात कि ये जो फिल्म है ये कोई फिक्शन या कहानी नहीं है, हाँ। उससे जुड़े हुए पात्र अभी भी हमारे बीच में है, और उसकी सच्ची घटनाओं के बारे में ये फिल्म है। लोगों को मालूम चलना चाहिए कि किस तरह से कश्मीर के अंदर हमारे लोगों के साथ में किस तरह का बिहेवियर हुआ, हाँ। और उसके लिए अगर सरकार इसको टैक्स फ्री करती है तो मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अपना जो सेक्युलरिज्म की बात सरकार हमेशा से करती रहती है कि हम बिल्कुल सेक्युलर पार्टी हैं, उस बात को शो करने का समय आ गया है, दिखाइए। ठीक है स्वर्णिम जी बोलिए। मैं तो राखी राठौड़ जी से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, क्या 19 जनवरी 1990 में जो सिखों का और यहाँ पे कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, उस वक्त इनकी जो समर्थित सरकार थी, मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो बाद में भाजपा के समर्थन से ही मुख्यमंत्री बने कश्मीर में, वो उस वक्त गृह मंत्री थे, क्या अपने इन कृत्यों के लिए, इन कश्मीरी के लिए वहां की समस्त प्रजा को आतंकवादियों से महफूज रखने में नाकाम रहने के लिए ये माफी मांगेंगे? और एक चीज लगे हाथ और बता दें कि एक शिकारा फिल्म और आई थी कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द को बयां करती हुई, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी ने क्यों किया था? सबसे पहले मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि आज कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के नेता किस बेशर्मी के साथ आज खड़े होकर के ये कहते हैं कि ये फिल्म सबको दिखाई दे। सबसे पहले आप माफी मांगिए इस देश से, राष्ट्र से, कश्मीरी पंडितों से, और फिर बताइए कि मुफ्ती मोहम्मद सईद जो गृह मंत्री थे, उनके कार्यकाल में जो भाजपा के समर्थन से सरकार चला रहे थे, जब वहां पे कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा, तो बाद में 2015 में इन्होंने क्यों उनको समर्थन दिया? ठीक है, जवाब दे रही है राकेश राठौड़, सुनिए आप, बोलिए राकेश राठौड़ बोलिए। देखिए सबसे पहले तो ये वीपी सिंह जी की सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ। मैं सबसे पहले स्वर्णिम जी को याद दिलाती हूँ 1981 का वो लेटर मेरे पास अभी भी इंदिरा गांधी जी का है, जिसमें उन्होंने ये स्पेसिफाई किया था कि किस तरह की स्थिति जो है वो कश्मीर के अंदर है, वहां के लोगों के साथ में बहुत गंदा सलूक हो रहा है। ये 1981 का एक लेटर है जो कि इंदिरा गांधी जी ने लिखा है, यानी उन सरकारों। स्वर्णिम जी सुन लीजिए, स्वर्णिम जी अब देखिए, सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। देखिए स्वर्णिम जी, बीच में बोलना है तो मैं भी बीच में बहुत सारा बोल सकती हूँ, लेकिन एक बार आप सुन लीजिए। 1981 में जिसको कि आप कहती थी कि आपकी आयरन लेडी, उन्होंने लेटर लिखा। देखिए इस तरह से डिबेट नहीं चल सकती है। मुझे मालूम है ये कांग्रेस तय करके आई है कि बीच में बोलना है, बोलने के लिए कुछ है नहीं। स्वर्णिम जी अगर है मादा तो सुन ले मेरी बात, मादा है क्या? मैं दे रही हूँ जवाब, मैं हर चीज का जवाब। जवाब सुनिए, ये क्या तरीका है? ये क्या ठीक तरीका है स्वर्णिम जी, स्वर्णिम जी सुनिए तो, सुनिए अभी 81 से शुरू कर, 81 से शुरू कर, 81 से शुरू करिए भाई, 89 पे आएगी, वक्त लगेगा। बिंद्रा साहब मैं कर लूंगा। शर्मा जी देखिए 19 जनवरी 1980 के अंदर ये जब पलायन हुआ, आप समझते हैं कि ये एक दिन का, ये एक महीने का, एक साल का काम नहीं था, ये कई सालों से इस तरह का काम हो रहा था, और लगातार जो आपकी सो कॉल्ड आयरन लेडी है वो हमारे रूल कर रही थी, उनके बाद उनका बेटा उनको रूल कर रहा था। ये लेटर उन्होंने लिखा और बताया कि किस तरह की प्रॉब्लम जो है वहां के कश्मीरियों को फेस करनी पड़ रही है। इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि आपकी सरकार वहां चाहती ही नहीं थी, क्योंकि हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने करी, और उसी का नतीजा ये रहा कि वो देखिए आप सच्चाई भी लोगों के सामने आने नहीं दी। 1990 के अंदर जिस तरह के अनाउंसमेंट्स हुए मस्जिद के अंदर कि निर्मला इमरान के साथ जाएगी, कमला जो है वसीम के साथ जाएगी, इस तरह की, और बाकी लोग रवाना हो जाओ अदरवाइज आपकी जान की खैर नहीं। शर्म देखिए कीजिए स्वर्णिम जी, इस तरह की जो मूवी आती है जो अपने इतिहास को सामने दिखाती है, उसको करने के लिए एक मादा रखिए, एक एग्जांपल सेट कीजिए। वैसे भी हमेशा झूठ की राजनीति करते आए, इसलिए यूपी में धूल चटा दी। 90% जो आपके टिकट्स थे वो जमानत जब्त हो गई क्योंकि झूठ की राजनीति करते हैं। अब स्वर्णिम जी का सवाल, स्वर्णिम जी का, लेकिन ये सारी बात अपनी जगह बिल्कुल सही होंगी, ऐतिहासिक रूप से भी, तथ्यात्मक रूप से भी, और राजनीतिक रूप से तो कोई बात सही और गलत ठहराई नहीं जा सकती। लेकिन स्वर्णिम जी का सवाल वहीं खड़ा है राखी राठौड़ मैडम, कि उस वक्त की सरकार से आपने राम मंदिर के मामले पर तत्काल समर्थन वापस लिया, क्या कश्मीरियों का दर्द इससे कम था?
देखिए, सरकार जो काम कर सकती थी वो लगातार काम किया। देखिए क्या हुआ, जब हमारे पास में पूरी पावर आई उसके बाद जेपी शर्मा जी धारा 370 और उसके बाद 35A जो है वो हटाने का काम हमारी सरकार ने किया, तो इसे विस्थापित करने का काम हमारी सरकार करेगी। बहस तो 3 दशक पहले जाती है ना राखी राठौड़ मैडम, पूरी सत्ता आपके पास अब आई तब आपने क्या कर लिया वो तो अलग बात है। जब पावर थी लेकिन तब आप इतना तो कर सकते थे। आप केंद्र सरकार जो उस वक्त कुछ नहीं कर पाने की स्थिति में थी, जिसने शर्मनाक तरीके से मुंह मोड़ लिया था कश्मीर की तरफ से, बिल्कुल उसके पीछे क्यों खड़े थे आप? इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। देखिए और जवाब नहीं है तो जो सवाल आप कर रहे हैं ना कांग्रेस के ऊपर, उनकी धार तो कुंद होगी। जवाब है जेपी शर्मा जी। देखिए ये जो प्रॉब्लम थी लगातार चलती रही, ये गलत पॉलिसीज का असर था जो कांग्रेस ने लगातार मुस्लिमों को सपोर्ट किया। सरकार जो सपोर्ट के साथ में आई है उतनी कैपेबिलिटी से काम नहीं कर सकती थी, और जब कैपेबिलिटी हम में आई हमने ग्राउंड लेवल पे काम करके दिखाया। आज वहां पर मिलिटेंट्स फ्री कश्मीर करके वापस पुनः स्थापन करने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लगातार वहां पर मिलिटेंट एक्टिविटी कम हुई है। ठीक है, पुनः स्थापन की बात कर लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी ये बताइए, एक तो जख्म और उसके ऊपर फिर नमक। केरल में ये कहा जाए अगर पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह कहा जाए अगर कि साहब जितने वहाँ कश्मीरी पंडित मरे थे उससे कहीं ज़्यादा मुसलमान मरे थे, और ऐसा केवल एक ही घटनाक्रम नहीं है। आपको याद होगा जब बीफ की बात चल रही थी, बीफ का मुद्दा जब गरमाया हुआ था तो बाकायदा बीफ पार्टी का कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई थी। आप लोगों ने कहा ये व्यक्तिगत, भाई व्यक्तिगत क्या होता है? कांग्रेस कार्यालय में अगर ऐसा हो रहा है तो अगर आप ये ट्वीट कर रहे हैं, बाद में भले आप उस ट्वीट को हटा लेना हटाएं, लेकिन अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो फिर क्या संदेश देना चाहते हैं? देश को क्या और कश्मीरी पंडितों को क्या? देखिए आपने कहा ना कि जख्म और जख्म में नमक छिड़कना, मैं इसका एक उदाहरण बताता हूं आपको। पहले तो वो भी बता दीजिएगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। इसका ही मैं जवाब दे रहा हूं आपको। सबसे बड़ा जख्म था पलायन के वक्त 70,000 परिवारों को पलायन करना पड़ा और भाजपा आंख मूंद करके खड़ी रही क्योंकि सत्ता का सुख भोग रहे थे। उसके बाद क्यों करना पड़ा? बिंद्रा जी आपके पास आता हूँ सर आपके पास कि पलायन होने वाला है। बिंद्रा साहब आपके पास एक मिनट उनको जवाब दे, उनको जवाब देने दीजिए, फिर आता हूँ मैं आपके पास, फिर मैं आपके पास आता हूँ। बोले एक मिनट बिंद्रा साहब, अरे साहब आपके पास आता हूँ मैं, एक बार उनको सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास आता हूँ। बिंद्रा साहब हाँ बोलिए, स्वर्णिम जी अपनी बात पूरी करिए अपनी बात। मैं इसके आगे की बात मैं कहता हूँ, और जो इस पलायन के लिए सुरक्षा देने में नाकाम रहा, गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, 1 मार्च 2015 को मुफ्ती मोहम्मद सईद को भाजपा ने फिर एक मिनट उनकी बात पूरी होने दीजिए, बनाया कश्मीर का, सिर्फ से कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया, और ये जख्मों पर नमक छिड़कना ये बात तो हो गई। उदाहरण हाँ ठीक है, ये जख्मों पर नमक छिड़कना तो आपने बता दिया। दूसरा जो मैंने पूछा था उसका जवाब तो दे दीजिए। बिल्कुल उसका भी जवाब दे देता हूं, क्योंकि उससे पहले मैं सिर्फ एक लाइन और बोलूंगा। जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही थी मुफ्ती मोहम्मद सईद को, हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उस पर सवाल मैं कर रहा हूं ना स्वर्णिम जी, मैं सवाल कर तो रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से। आप अपनी बात का जवाब तो दीजिए स्वर्णिम जी। बिल्कुल, मैं जो आपने बात कही वो बात ये थी कि आतंकवाद के शिकार सभी लोग हुए। आतंकवाद में किसी भी आतंकवादी ने ये धर्म पूछ कर मुख्यमंत्री बनाने के बाद वो मुफ्ती मोहम्मद सईद कर रहे थे कि पाकिस्तान के कारण यहाँ पे कश्मीर में संपन्न हो सके चुनाव। एक मिनट स्वर्णिम चतुर्वेदी, एक मिनट चुप रहिएगा स्वर्णिम जी, एक मिनट चुप रहिएगा स्वर्णिम जी, एक मिनट चुप रहिएगा। बिंद्रा साहब सुनिए, अरे बिंद्रा साहब सुनिए, बिंद्रा साहब आप भी राजनेताओं की तरह बोल रहे हैं, कमाल कर रहे हैं आप। भाई मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना बिंद्रा साहब। अब मेरा दिल तक रोता है। What happened to me? I had to become junior most in my own department. The conditions were such. If you supported Mr. Mufti Mohammed Saeed at any point of time, I just want to ask you. Yeah. Who supported? Do you think that BJP supported and it did a good thing? सर बीजेपी इन्वॉल्व है तो फ्री कीजिए ना, फिर क्या समस्या है? अगर स्वर्णिम जी इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं तो फ्री कीजिए ना, टैक्स फ्री करने में कहाँ समस्या है? सवाल सिर्फ टैक्स फ्री करने का नहीं है, सवाल सिर्फ एक फिल्म को टैक्स फ्री करने का या नहीं करने का नहीं है। हमारी क्यों हिम्मत नहीं हो रही है? अब सुनिए, अब एक मिनट सुनिए। और बिंद्रा साहब मेहरबानी करके, बराए मेहरबानी, मैं आपसे सवाल करूं, सवाल का जवाब तो दीजिए कम से कम। ये जायज़ बात है आपकी, आपका दर्द उभर कर सामने आता है निश्चित तौर, और इस फिल्म ने उस दर्द को सब लोगों तक पहुंचाया भी है। आपको अभी जो इस परिप्रेक्ष्य में हम इसको देखते हैं, इस फिल्म के सामने आने के बाद,
फिल्म को लेकर सामाजिक तौर पर जो बात चल रही है वो चल रही है, राजनीतिक तौर पर जो बात चल रही है उसमें स्वर्णिम चतुर्वेदी की पार्टी यानी कांग्रेस का आपको उस वक्त का क्या फेल्योर है जिसके बारे में आपके जहन में सवाल उठते हैं, वो सवाल संक्षेप में मुझे स्पेसिफिक तरीके से 2-3 पॉइंट्स में बता दीजिए बिंद्रा जी। पहले तो अगर हम वो देखें कि ये जो समस्या है ये कांग्रेस की दी हुई समस्या है फॉर द वोट बैंक पॉलिटिक्स, ठीक है। दूसरी बात जो है हमारा उस वक्त इसमें कोई लेना देना नहीं था। तीसरी बात यह है कि सेंट्रल एजेंसीज के पास हर एक रिपोर्ट जाती थी, वो इजीली दे सकते थे, बट फॉर द पर्पस ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स कांग्रेस ने अलाउ नहीं किया कि ये होना, और बहुत सी भी वजह है जो कि मैं नेशनल टीवी पर चलिए ठीक है बिंद्रा जी। एक सवाल जो आलोचक हैं उनको एक उनकी तरफ से एक बिंदु लगातार उठाया जा रहा है, बिंद्रा साहब बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि कश्मीरी पंडितों के साथ पूरे देश की सहानुभूति तब भी थी आज भी है, लेकिन कश्मीरी पंडितों से ये शिकायत उस वक्त भी थी आज भी है कि उन्होंने भारतीयता की जगह पहले पायदान पर कश्मीरियत को रखा, दूसरे पायदान पर भारतीयता को रखा। ये आपका कहना सरासर बंदा परवा गलत है। ठीक है, हमने उस वक्त भी हिंदुस्तान का नाम सर्वप्रिय रखा था और आज भी रखते हैं और रखते भी रहेंगे। ठीक है, ये आप पता नहीं किसने आपको गुमराह किया हुआ है। ठीक है, कश्मीरियत नहीं थी, ठीक, कश्मीरियत से पहले हम, ठीक है, आप इस बात को खारिज कर रहे हैं, बात हो गई ना शर्मा, हम पर मर गए, हम कश्मीरियत के तौर पर नहीं मर गए, हम भारतीयों के तौर पर मर गए। महेश शर्मा जी, कंसीडर्ड एज ए रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे पिछले 3 साल में उठाती आई है, जिनमें बेरोजगारी का मुद्दा है, जिनमें किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा है, जिनमें और भी दूसरे मुद्दे हैं जो हमेशा हर सरकार में हर जगह पर होते हैं, और दूसरी तरफ पिछले एक अरसे में जो चीज़ें सामने आई हैं, चाहे वो हिजाब विवाद का कर्नाटक की जगह राजस्थान में भी घुस जाना हो, घुसपैठ कर जाना हो, या अब कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग चल रही है, या जैसे मामला उठा कि साहब धर्मांतरण जो दक्षिणी राजस्थान में किया जा रहा है उस पर किस तरह से लगाम लगे, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती इस दिशा से आ रही है? महेश जी, इसमें तो कोई बात नहीं, जितनी भी हिंदू और मुस्लिम्स के जो इश्यूज होते हैं वहीं मतलब कांग्रेस की अग्नि परीक्षा शुरू हो जाती है। और साथ साथ ये आप ये देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे से तो कांग्रेस की नीति भी सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रही है। मंदिरों में जाना, उनके देवताओं को भोग लगाना, ये गुजरात के पिछले चुनाव से ही शुरू हुआ था, ये कांग्रेस के नेताओं ने तय किया था। मैं इस बात से एक और बात ये जोड़ना चाहता हूँ कि ये हिस्टोरिकल है, उस समय के दर्द को बयां करने वाली स्टोरी है, जिसे आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात कर सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि इस पे अभी मांग किसने की है? कांग्रेस के एमएलए ने कि टैक्स फ्री किया जाए। तो ये कांग्रेस के सामने सवाल है कि वो क्या करे क्या नहीं करे, वो अपने धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाए रखे या सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बात करे। अगर सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ अगर पॉलिसी बनाती है तो उसे मतलब क्या कहते हैं, टैक्स फ्री करना चाहिए, क्योंकि जनता की मांग भी यही है। अब सवाल आता है कि ये जो मामला है, जो उसके बारे में एक दूसरे पे आरोप दोषारोप, उस समय कौन सरकार थी क्या नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात का है देश में सब कुछ हो रहा है, हिंदू मुस्लिम खूब हो रहा है, लेकिन कभी किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक उस हादसे की जांच करवाने के लिए कोई आयोग बनाया या कोई मतलब सिट गठित की या कोई उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर पा रहा है। 2 बार यूपीए सरकार रही है और 2 बार एनडीए सरकार भी रही है केंद्र में, तो इन लोगों ने अब तक मतलब क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की। अब ये मौजूदा अगर सरकार ने 5 अगस्त का जो आया है, 5 अगस्त को मतलब क्या कहता है 370 हटाइए और 35A को लेकर के जिस तरह से जो भी कुछ विरोध हुआ, किस तरह से क्या हुआ, जो भी चीजें आई है उसको लेकर के आश्चर्य इस बात का विरोध वो कर रहे हैं, 370 के ऊपर कंसंट्रेट हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि जिस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के समर्थन में भी बनी हुई है, फारूक अब्दुल्ला उस समय चीफ मिनिस्टर थे, ये भी बात समझने की बात है। तो ये सारी जो चीजें एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो लगाते हैं,
लेकिन ये कोई भी दल मतलब जो ये नहीं कर रहा है कि इन कश्मीरी पंडितों को वापस स्थापित कैसे किया जाए, और विस्थापित करने में भी बिल्कुल सही है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, एक ये सबसे बड़ा मुद्दा। महेश जी ने जो बात छेड़ी 370 की, और उसके साथ साथ बात आती है हमेशा सीएए की। जब सीएए को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे मुस्लिम, उस वक्त जब उनसे कश्मीर के बारे में सवाल किया जाता था, कहते थे कि वो तो गई बात, वो तो इतिहास में पुरानी बात हो गई, उन बातों को आप करने से क्या फ़ायदा। भाई करने से फ़ायदा नुकसान तो पता नहीं होता है या नहीं होता है, लेकिन इतिहास हमको एक दिशा निर्धारित करने में तो मदद देता है ना हमेशा। और वो अगर इसके विरोध में है और अगर उनके समर्थन में आप खड़े कहीं नजर आते हैं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, तो आपको इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि राजनीतिक हमले तो आप पर होंगे। स्वर्णिम जी, देखिए जेपी जी, हम तो एक ही बात कहते हैं, जो परेशानी, जो तकलीफ है, जो तो दर्द हमारे कश्मीरी भाइयों ने, कश्मीरी पंडितों ने उठाया है, उसका समाधान निकलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कश्मीर आजाद हो गया, तरह तरह के जुमले नारे दिए। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं कि क्या कश्मीर में आज ऐसा माहौल बन गया कि हमारे विस्थापित कश्मीर भाई अपने वापस घर जा सकते हैं? अगर जा सकते हैं ठीक। अब एक मिनट प्लीज 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 स्वर्णिम जी सुनिए, आप सुनिए, एक मिनट सुनिए, अरे सुनिए, ये 1 मिनट भी बेकार चला जाएगा। राखी राठौड़, इस मुद्दे पर 30 सेकंड में आप अपनी बात बोलिए। कश्मीरियों का रिहेबिलिटेशन का जो बड़ा सपना दिखाया गया था, देखा गया था, उस पर अभी तक जमीनी स्तर पर क्यों निराशाजनक प्रदर्शन है? फिर मैं बिंद्रा साहब से इसको कंक्लूड करवाऊंगा। बहुत संक्षेप मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। धारा 370 और 33 से हटने के बाद में वहां पे जो मिलिटेंट एक्टिविटी है वो कम हुई है। लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां पर कोशिश की, एक्स्ट्रा अमाउंट वहां पे दिया गया जहां की वहां यूनिवर्सिटी डेवलप हो सके, वहां के लोगों के लिए रहने लायक पहले पोजीशन बने और उसके बाद उनको वहां पर वापस लाया जाएगा। तो यही तरीके से काम करने का ये तरीका जो कर रहे हैं बिंद्रा साहब, क्या वाकई हालात ऐसे बन गए हैं कि अब तक जिधर देखा नहीं था उधर देखा तो है, कुछ और नहीं तो कम से कम ख्वाबे शहर देखा तो है? बात का जवाब दीजिए। वो दर्द, सर समय कम है, बहुत संक्षेप में अपनी बात पूरी करिएगा। हाँ, जो कि अग्निहोत्री जी ने सिल्वर स्क्रीन पर लाया है जी, जाएंगे कहाँ? Where we will go? और जो हमने उनसे एक रिश्ता कायम किया हुआ था, क्या वो रिश्ता फिर बन पाएगा? ये देखने, we have to see this very thing, the trust that we imposed in them has got totally diluted. और इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, इसमें सरकार ने कुछ नहीं कर सकती, ये सोसाइटी का मामला है, नहीं है बिंद्रा साहब? का मामला तो है, गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती है? गवर्नमेंट क्या कर सकती है बताइए? गवर्नमेंट कर सकती है, they can utilize the force which they have not done. Why that they cannot use फोर्स को यूटिलाइज करके विश्वास थोड़ी कायम होता है बिंद्रा साहब। लेकिन फिर भी चलिए, ये मानकर चलना चाहिए कि भले ही रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन उस पर चलने की कोशिश तो सभी तरफ से शुरू हुई है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।